नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत बैंकों की पूंजी व्यवस्था कैसी रहती है या पूंजी व्यवस्था के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत बैंकों की जो कैपिटल है उससे रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। जैसा हम जानते हैं कि बैंक लोगों के धन को अपने पास में जमा रखते हैं, इसलिए बैंकों की पूंजी व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए, अन्यथा उनके फेलियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर इस अधिनियम की सेक्शन 11 में कैपिटल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रावधान किए गए हैं जो निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे बैंक जो 16 सितंबर 1962 से पूर्व हो तथा जिनका एक ही कार्यालय है और वह कार्यालय कोलकाता या मुंबई में न हो, उनके लिए जो मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो 50,000 रुपये थी। और इसके बाद मतलब 16 सितंबर 1962 के बाद ऐसे बैंकों के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल 50,000 रुपये डिसाइड की गई थी। फिर हम देखते हैं कि यदि किसी बैंक के कार्यालय एक से अधिक राज्य में है, लेकिन मुंबई और कोलकाता को छोड़कर, तो उनके लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल और जो उनके रिजर्व कोष है वो 5 लाख रुपए होने चाहिए। और यदि उस बैंक के कार्यालय कोलकाता या मुंबई में है और उसके साथ एक से अधिक राज्य में स्थापित है, तो उनकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 10 लाख रुपए होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि विदेशी बैंकों के संबंध में इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि यदि विदेशी बैंक मुंबई और कोलकाता को छोड़कर भारत के अन्य स्थानों पर शाखा स्थापित करता है, तो उनके लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो 15 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। जबकि यदि वह विदेशी बैंक कोलकाता या मुंबई को शामिल करते हुए भारत में शाखा स्थापित करता है, तब उसके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल 20 लाख रुपए होनी चाहिए। इस अधिनियम की सेक्शन 12 के अनुसार ऑथराइज कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल तथा पेड अप कैपिटल का एक आइडियल रेशियो दिया गया है जो कि 4:2:1 है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्राथित पूंजी यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल है वो ऑथराइज कैपिटल की आधी होनी चाहिए और आपकी जो पेड अप कैपिटल है वो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल की आधी होनी चाहिए। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि मान लीजिए आपकी यदि ऑथराइज कैपिटल 4,000 करोड़ है, तो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल 2,000 करोड़ होनी चाहिए और आपकी पेड अप कैपिटल 1,000 करोड़ होनी चाहिए। इसी अधिनियम की धारा 12 और उसके सब सेक्शन 2 के अनुसार अंशधारी कुल मताधिकार में केवल 1% का ही प्रयोग कर सकते हैं। इसी अधिनियम की धारा 14 के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी अपनी पेड अप कैपिटल की जमानत पर ऋण नहीं ले सकती। इसका मतलब सेक्शन 14 हमें यह बताती है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी अपनी पेड अप कैपिटल के बेस पे, उसकी जमानत के बेस पे कोई भी ऋण नहीं ले सकती। फिर हम लाभांश वितरण के संबंध में देखते हैं, तो डिविडेंड से रिलेटेड जो सेक्शन लागू होता है वो है 15। धारा 15 के अनुसार कोई भी बैंकिंग कंपनी पूंजीगत खर्चों को लाभों में से अपलिखित किए बिना लाभांश का वितरण नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि कोई भी बैंक है वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को लाभों में से रिटर्न ऑफ किए बिना अपने डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। लेकिन इसी धारा में ये प्रावधान भी है कि कुछ वे जैसे बैंक द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों में विनियोग का मूल्यह्रास या अन्य हानियां, बैंकों द्वारा अंशों, ऋण पत्रों आदि में किए गए विनियोग का मूल्यह्रास यदि कोई अवेलेबल है तो, तथा उसके लिए बैंक के लेखा परीक्षकों की संतुष्टि के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्था कर दी हो, तो मूल्यह्रास की राशि तथा अप्राप्त ऋणों के संबंध में किए गए प्रावधान की राशि आदि को अपलिखित किए बिना भी लाभांश का वितरण किया जा सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यदि बैंकों के लिए बैंक ने अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो मूल्यह्रास हुआ है, मतलब उनकी वैल्यू में कोई कमी वगैरह हुई, तो उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली है और यदि बैंक के ऑडिटर उससे सेटिस्फाइड है, तब अपन
डेप्रिसिएशन और जो अप्राप्त ऋण है उसके प्रावधान किए बिना भी हम लाभांश का वितरण कर सकते हैं। थैंक यू।